के बाद कि ये सब उसके मम्मी और पापा का किया हुआ है, जतिन आगे भी कुछ कहने जा रहा था कि दादी उसे कुछ भी कहने से रोक देती है और साहित्य से कहती है, ये सब छोड़िए, ये सब तो चलता ही रहेगा, पर आप यहाँ पर। साहित्य को अचानक से याद आता है कि वो यहाँ पर एक ज़रूरी काम से आया था, तो वो कहता है, हाँ मैं यहाँ आपसे ही मिलने आया था। वो मैं साहित्य ये कहते कहते रुक जाता है, क्योंकि वो यहाँ आ तो गया था पर अब उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो कैसे कहे कि वो उनसे अपने और जाह्नवी के बारे में बात करने आया था। दादी उसके ही तरफ देख रही थी, जैसे उसके कुछ कहने का इंतज़ार कर रही हो। तो साहित्य कहता है, वो मैं आपसे अपने और जाह्नवी के बारे में बात करने आया था। दादी साहित्य की बात का मतलब समझ जाती है और मुस्कुराकर कहती हैं, हमारे यहाँ पर घर के बड़े बात करने आते हैं बेटा। साहित्य उनकी तरफ देखता है और कहता है, मेरे मॉम डैड अब इस दुनिया में नहीं हैं, सिर्फ दादाजी हैं, पर मैं पहले खुद आपसे बात करना चाहता था, इसलिए यहाँ आया था। साहित्य की बात सुन दादी उससे कहती हैं, माफ़ करना बेटा, मुझे पता नहीं था। साहित्य ना में सिर हिला देता है और कहता है, नहीं दादी, आपको माफ़ी मांगने की कोई ज़रूरत नहीं है, इसमें आपकी थोड़ी कोई गलती है। दादी हाँ में सिर हिलाती हैं और कहती हैं, आप किस बारे में बात करना चाहते थे? साहित्य उनसे कहता है, मैं जाह्नवी को पसंद करता हूँ और कोई भी बात आगे बढ़ाने से पहले मैं आपसे इस बारे में बात करना चाहता था। जैसा कि आप भी जानते हो कि जाह्नवी अभी सिर्फ 20 साल की है और मैं 28 साल का, तो मैं इस बारे में आपसे बात करना चाहता था, ताकि अगर जाह्नवी भी मुझे पसंद करती है तो बाद में हम लोगों में कोई भी कन्फ्यूज़न या और कुछ भी ना हो। साहित्य की बात पूरी होते ही जतिन एक नज़र दादी को देखता है, क्योंकि अब फैसला उन पर था। तो वहीं दादी कुछ देर सोचने के बाद कहती हैं, मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता बेटा, क्योंकि ज़िंदगी जाह्नवी की है, उसे किसके साथ बितानी है और किसके साथ नहीं, ये उसका फ़ैसला है। पर अगर मुझसे पूछो तो मेरे लिए तुम मेरी जाह्नवी के लिए बिल्कुल सही हो। उनकी बात सुन साहित्य हल्का मुस्कुरा देता है और फिर कहता है, और जाह्नवी मेरे बारे में क्या सोचती है वो आज पता चल जाएगा। वो लोग अभी बात कर ही रहे थे कि उनके कमरे के दरवाजे पर से किसी की आवाज़ आती है। वेरी गुड, किसी ने मुझे बताया तक नहीं और बात यहाँ तक पहुँच गई। सब लोग उस तरफ देखते हैं तो साहित्य कहता है, अंश तुम यहाँ पर? अंश दरवाजे के पास मुंह फुलाए खड़ा था और वहीं दादी और जतिन अनजान नज़रों से उसकी तरफ देख रहे थे। अंश अंदर आता है और साहित्य से कहता है, भाई आप ना बहुत बुरे हो, आपने पहले तो मुझसे ये सब छुपाया कि आप यहाँ आ रहे हो और मुझे तो पता ही नहीं चलता अगर मैं आपका पीछा नहीं करता तो। साहित्य उसे घूर कर देखता है और कहता है, तुम मेरा पीछा कर रहे थे? अंश हाँ में सिर हिलाता है और कहता है, हाँ, क्योंकि आप मेरे खुद के भाई हो। और ये सब छोड़ो, मुझे ये बताओ कि आपने मुझे कुछ क्यों नहीं बताया? साहित्य उसे टालने के लिए कहता है, वो मैं भूल गया था। अंश आंखें बड़ी किए उसे देखता है और कहता है, इसका मतलब मैं सही था, आपकी याददाश्त अब धीरे धीरे कमज़ोर हो रही है। साहित्य अपना सिर हिला देता है, क्योंकि उसे पता था अगर वो आगे कुछ कहेगा तो अंश बात को कहाँ से कहाँ तक ले जाएगा। तभी दादी उससे पूछती है, बेटा ये कौन? साहित्य उन्हें अंश से मिलवाता है और फिर अंश अपनी मर्जी से सब तय करता है कि साहित्य कहाँ पर जाह्नवी को प्रपोज करेगा और जाह्नवी को वहाँ वो कैसे लेकर आएगा। जाह्नवी को वहाँ लेकर आने का अंश का आइडिया साहित्य को अच्छा नहीं लगा, पर जब अंश ने कह दिया था तो कह दिया था कि वो दादी और जतिन का बहाना बनाकर उसे लेकर आएगा। यही सब जाह्नवी को बताते हुए दादी अपने ख्यालों से बाहर आती है और फिर वो सभी खाना खाने के बाद सोने के लिए चले जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ साहित्य ने दादाजी को सब बता दिया था और अब दादाजी जाह्नवी के घर वालों से मिलने के लिए आने वाले थे। अगली सुबह जाह्नवी जब किचन में थी तो निर्मला वहाँ पर आती है
और अपने आसपास देखती है, और जब उसे मालूम हो जाता है कि यहाँ पर वो और जानवी अकेली हैं, तो वो जानवी को आवाज़ लगाती है और कहती है, जानवी। जानवी उसकी तरफ पलटती है और कहती है, जी मामी। निर्मला उसके पास आती है और उसका हाथ अपने हाथ में लेते हुए कहती है, देख जानवी, मुझे पता है कि मैंने आज तक तेरे साथ बहुत बुरा किया है, पर आज मैं तुझको उस सब के लिए माफ़ी मांगती हूँ। निर्मला की बात सुन जानवी हैरानी से उसकी तरफ देखती है, क्योंकि उसे यकीन नहीं हो रहा था कि निर्मला ये सब कह रही थी। जानवी उसकी तरफ देखते हुए कहती है, ये आप क्या? निर्मला आंखों में आंसू लाकर कहती है, आज तक मैं तुझे मनहूस और पता नहीं क्या क्या बोलती रही। जब से तू पैदा हुई है, तुझे मेरे कारण कितनी तकलीफ़ सहनी पड़ी। अपनी नफ़रत और सोच के कारण मैं ये भूल ही गई थी कि तू मेरी उर्मिला दी की बेटी है। मुझे माफ़ कर दे जानवी, मुझे माफ़ कर दे। जानवी की आंखें निर्मला को रोते देख नम हो जाती हैं और वो आगे बढ़कर उसे गले से लगा लेती है और कहती है, मामी, आपको माफ़ी मांगने की कोई ज़रूरत नहीं है। बड़े छोटों से माफ़ी मांगते अच्छे नहीं लगते। फिर वो उससे दूर होती है तो निर्मला कहती है, इसका मतलब तुम मुझसे नाराज़ नहीं है? जानवी ना में सिर हिला देती है तो निर्मला हल्का मुस्कुराते हुए कहती है, ठीक है बेटा। जानवी भी मुस्कुरा उठती है और निर्मला वहीं उसके साथ थोड़ा बहुत काम कराने लग जाती है। और इसी बीच निर्मला उससे कहती है, अच्छा एक बात बता जानवी, कल रात तू देर से क्यों आई थी? बेटा, इतनी देर घर से बाहर रहना अच्छा नहीं है। जानवी उनकी तरफ देखती है और कहती है, वो मामी मैं कल। ये कहते हुए जानवी रुक जाती है और सोच में पड़ जाती है कि निर्मला को बताए या ना बताए, पर फिर कुछ सोच कर वो कहती है, मामी कल वो मैं साहित्य जी के साथ थी। निर्मला उसकी बात सुन अनजान बनने का नाटक करते हुए कहती है, कहीं ये उस दिन वाला लड़का तो नहीं जो तुझे घर छोड़ने आया था? जानवी हाँ में सिर हिला देती है तो निर्मला कहती है, बेटा, इन बड़े लोगों के साथ ज़्यादा नहीं रहना चाहिए, क्या पता कब बदल जाएं। जानवी जल्दी से बोलती है, वो ऐसे नहीं है मामी, बल्कि अब तो क्या जानवी? निर्मला उससे पूछती है तो जानवी कहती है, वो मामी मैं और साहित्य जी। निर्मला उत्सुकता से कहती है, क्या जानवी? जानवी अपना सिर नीचे झुकाए कहती है, वो मेरी और साहित्य जी की अब तो शादी। ये कहते कहते जानवी चुप हो जाती है और वहीं निर्मला को तो जैसे बड़ा वाला झटका लग गया था। वो मुस्कुराते हुए कहती है, मैं तेरे लिए बहुत खुश हूँ बेटा। अब तू ये खाने की तैयारी कर दे, मैं ज़रा देख लूँ ये उठ गए हैं या नहीं। जानवी हाँ में सिर हिलाती है और निर्मला वहाँ से चली जाती है और जाते हुए उसके चेहरे के भाव बदल जाते हैं। जो कुछ पल पहले खुश थे वो अब गहरे हो चुके थे और वो खुद को साफ करते हुए कहती है, वो मनहूस गले से लग गई और अब मुझे दोबारा नहाना पड़ेगा। और एक बात की, इस लड़की को इतने बड़े घर का लड़का कैसे मिल गया? ये सब सोचते हुए निर्मला वहाँ से अपने कमरे में चली जाती है और वहाँ मौजूद राजेश को बता देती है कि उन लोगों की पीठ के पीछे जानवी की शादी की तैयारी चल रही है। और उसकी बात सुन राजेश हैरान रह जाता है और वही निर्मला नहाने चली जाती है। और उसके वहाँ से जाते ही राजेश अपने कमरे से निकलकर रसोई में जाता है जहाँ पर जानवी काम कर रही थी। राजेश जानवी के पास जाता है और धीरे से उसे पुकारता है, जानवी। जानवी उसकी ओर पलटती है और कहती है, जी मामा जी, आपको कुछ चाहिए क्या? राजेश ना में सिर हिलाता है और कहता है, नहीं जानवी, मैं बस ये पूछ रहा था कि मुझे अभी निर्मला ने बताया कि तुम्हारी शादी की बात चल रही है। जानवी हाँ में सिर हिला देती है तो राजेश कहता है, मुझे बस ये पूछना था कि तुम खुश हो ना? जानवी हाँ में सिर हिला देती है तो राजेश उसके सिर पर हाथ रख देता है और फिर वहाँ से चला जाता है। उसके जाते ही जानवी मुस्कुराहट के साथ खुद से कहती है, आज मामी और मामा जी दोनों ने मुझसे कितने प्यार से बात की। थैंक यू भगवान जी। ये कहकर जानवी बाकी का काम निपटा अपने कमरे में चली जाती है और देखती है कि दादी और जतिन कुछ परेशान थे।
वो उन दोनों के पास जाती है और पूछती है, क्या हुआ दादी, आप लोग कुछ परेशान लग रहे हो। जतिन उससे कहता है, वो जानवी साहित्य जी का फ़ोन आया था, वो और उनके दादाजी आज यहाँ आ रहे हैं। तो दादी परेशान थे कि उन्हें यहाँ ऐसे इस छोटे से कमरे में लेकर आना सही नहीं होगा ना। जतिन की बात सुन जानवी के चेहरे पर भी चिंता की लकीरें नजर आने लगती हैं। इससे पहले कि वो कुछ कहती, पीछे से किसी की आवाज़ आती है, अगर आप लोग बुरा ना मानो तो क्या मैं आपकी कुछ मदद कर सकता हूँ। सभी उस तरफ पलटकर देखते हैं तो वहाँ पर राजेश खड़ा था। दादी उसे अंदर आने को कहती है तो राजेश अंदर आते हुए कहता है, वैसे मुझे आप लोगों से कोई मतलब नहीं है, पर सिर्फ जतिन के लिए मैंने सोचा है कि लड़के वालों के लिए सारे इंतज़ाम मैं घर के अंदर ही करूँगा और ये मेरा फ़ैसला है। ये कहकर राजेश वहाँ से चला जाता है और वहीं जतिन कहता है, इस सब में मैं कहाँ से आ गया। जानवी अपने कंधे उचका देती है और वहीं दादी हल्का मुस्कुरा देती है और मन ही मन खुद से कहती हैं, देर से ही सही, पर राजेश के मन में गुड़िया के लिए कोई भावना तो आई। ये कहते हुए दादी एक नज़र उर्मिला और प्रताप की तस्वीर को देखती है। वहीं घर के अंदर राजेश ने सारी तैयारी कर दी थी और इस बात पर निर्मला थोड़ा चिड़ी हुई थी, पर वो ये सोच चुप थी कि आज वो ओबरॉय परिवार से मिलेगी और आसपास पड़ोस में उसका रुतबा बढ़ेगा कि ओबरॉयज उसके रिश्तेदार हैं। वहीं दूसरी तरफ ओबरॉय मैंशन में साहित्य, अंश और दादाजी तैयार होकर वहाँ से निकल चुके थे, पर उन्हें जाते हुए माया ने देख लिया था और वो सोच रही थी कि आखिर ये तीनों इतना तैयार होकर कहाँ जा रहे हैं। कुछ ही देर में वो लोग जानवी के घर पर पहुंच जाते हैं और आसपास के लोग उन्हें ही देखने लगते हैं। जतिन, जो कि गेट के पास ही खड़ा था, वो उन तीनों को घर के अंदर लाता है, जहां पर राजेश उनका स्वागत करता है। वो सभी सोफे पर बैठ जाते हैं और बातें करने लग जाते हैं। इस समय दादाजी बहुत रौबदार दिख रहे थे। वो सब लोगों को ऐसे देख रहे थे जैसे एक ही निवाले में खा जाएंगे और उन्हें ऐसा करते देख अंश को हंसी आ रही थी, क्योंकि उसने ही उन्हें ऐसा करने के लिए कहा था कि ऐसा लगे कि वो बहुत ज़्यादा रौबदार इंसान है। वहीं साहित्य की नज़रें जानवी को ढूंढ रही थी, जो इस समय यहाँ नहीं थी, और उसे ऐसा करता देख जतिन हंस देता है और उसके पास आकर धीमे से कहता है, जीजा जी थोड़ा तो सब्र करिए। साहित्य उसकी बात सुन झेप जाता है और अपना सिर झुकाकर बैठ जाता है। वही मिशा, जो कि एक और खड़ी थी, वो ना जाने कब से साहित्य को ही देखे जा रही थी और उसे ऐसा करता देख निखिल चिढ़ चुका था, पर यहाँ सभी लोगों के होने के कारण वो कुछ बोल नहीं रहा था। कुछ देर बाद जानवी वहाँ पर आती है और आकर दादी की बगल में बैठ जाती है। उसे आज बहुत शर्म महसूस हो रही थी, हालांकि वो यहाँ मौजूद सभी लोगों को जानती थी। जानवी के आते ही दादाजी उससे कहते हैं, क्यों जहान बेटे, कैसे हो। दादाजी के मुंह से जहान सुन जानवी झेप जाती है और अपना सिर झुका लेती है और वहीं अंश हंस देता है। फिर दादाजी दादी की तरफ देखते हुए कहते हैं, देखिए संयता जी, जब अब बच्चों ने तय कर ही लिया है कि उन्हें अपनी ज़िंदगी साथ बितानी है, तो हमने तय किया है कि जल्द से जल्द इनकी शादी कर दी जाए, ताकि मैं अपने पोते की तरफ से निश्चिंत हो जाऊं, वरना मुझे डर है कि आगे चलकर ये लड़का संन्यास ही न ले ले। साहित्य उन्हें घूर कर देखता है तो दादू दूसरी तरफ देखने लग जाते हैं और फिर वो जानवी से पूछते हैं, आप तैयार हैं ना इस शादी के लिए, और अगर आप चाहो तो अभी हम लोग सिर्फ मंगने की रस्म कर सकते हैं। दादू ने इतना कहा ही था कि साहित्य झट से बोलता है, नहीं, शादी में क्या हर्ज है। सभी लोग साहित्य की तरफ देखते हैं तो अंश कहता है, भाई आपको इतनी क्या जल्दी है, अब तक भी तो कुंवारे बैठे थे ना, कुछ दिन और निकाल लो। साहित्य हाँ में सिर हिला देता है और पर जानवी कह देती है कि उसे कोई दिक्कत नहीं है। वो सभी ये सारी बातें कर ही रहे थे कि निर्मला, जो ना जाने कब से शांत बैठी थी, अचानक कहती है, वैसे साहित्य जी के माँ पापा दिखाई नहीं दे रहे, वो क्यों नहीं आए अपने बेटे के इतने खास दिन पर। उनकी बात सुनते ही साहित्य कहता है, वो अब इस दुनिया में नहीं है। साहित्य के इतना कहते ही अंश और दादाजी एक दूसरे को देखते हैं। वहीं राजेश असमंजस में बोलता है,
पर यहाँ तक मुझे याद है मैंने उन्हें 1-2 दिन पहले ही टीवी पर देखा था। फिर मिस्टर ओबरॉय की बात आते ही साहित्य की मुट्ठियाँ गुस्से से भिज जाती हैं और वो खुद को कंट्रोल करते हुए कहता है, न्यूज़ वालों से ज़्यादा हमें पता है सर। राजेश हाँ में सिर हिला देता है और एक नज़र दादी की ओर देखता है, जो इन सारी बातों को सुन किसी सोच में पड़ गई थी। जानवी साहित्य की तरफ ही देख रही थी, जिसका चेहरा इस समय काफ़ी गहरा हो गया था। खुद पर किसी की नज़रें महसूस करते ही साहित्य जानवी की तरफ देखता है और नाम में सिर हिला देता है तो जानवी हल्का मुस्कुरा देती है। दादाजी शादी और एंगेजमेंट की तारीख फ़ोन पर बताने के लिए कहकर वहाँ से चले जाते हैं। उनके सबके जाते ही मिशा अपने कमरे में चली जाती है और उसे यूं जाता देख निर्मला भी उसके पीछे चली जाती है और वहाँ जाकर दरवाज़ा बंद कर लेती है।